ओके जी, लास्ट वीडियो में हम मायोपिया तक पहुंच गए थे। सॉरी फॉर दैट, वीडियो कट होगी, मेमोरी फुल होगी मोबाइल की, तो मैंने अभी डिलीट करके फिर की है। मायोपिया में हमने कहा इन फ्रंट ऑफ द रेटिना जो है ना हमारे पास इमेज बनती है। इटियोलॉजी क्या, अगर कर्वेचर ज़्यादा हो, एक्सियल लेंथ जो है ना वो आँख की बड़ी हो, इंडेक्स मायोपिया मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा, या इंटीरियर डिस्प्लेसमेंट लेंस एंटीरियरली जो है ना वो डिस्प्लेसमेंट हो जाए। हाइपरमेट्रोपिया में हमने बिल्कुल इसके अपोजिट किया था। अगर शॉर्टर एक्सियल लेंथ है, ठीक है, तो बिहाइंड बनेगी। अगर कर्वेचर फ्लैट है, बिहाइंड बनेगी। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, बिहाइंड बनेगी। अगर पोस्टीरियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लेंस है, ठीक है, तो फिर बिहाइंड द रेटिना इमेज बनेगी। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे हमने लिखा कर्वेचर अगर ज़्यादा होगा, इन फ्रंट ऑफ द रेटिना बनेगी। यहाँ पे कर्वेचर कम था, ठीक है। फिर एक्सियल मायोपिया मतलब एक्सियल लेंथ यहाँ पे बड़ी होगी, ठीक है, आँख बड़ी होगी, तो उसकी जो है ना वो इन फ्रंट ऑफ द रेटिना बनेगा। फिर इंडेक्स मायोपिया में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा और एंटीरियर डिस्प्लेसमेंट मतलब आगे की तरफ अगर लेंस होगा ना तो जल्दी रिफ्रैक्ट करवा के यहाँ पे बनवा देगा। तो एंटीरियर डिस्प्लेसमेंट, इंडेक्स मायोपिया ज़्यादा ज़्यादा, और यहाँ पे हर चीज़ जो है ना ज़्यादा है, जबकि यहाँ पे हर चीज़ वो कम कर लेगा, ठीक है। एक्सियल लेंथ शॉर्टर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शॉर्टर, और ये पीछे की तरफ जा रही है। ईजी हो गया। डिवीजन क्या है हमारे पास, कंजेनिटल है, सिंगल मायोपिया, या पैथोलॉजिकल। कंजेनिटल में बाय बर्थ यूनिलेटरल या बाईलेटरल हो सकती है। सिंगल मायोपिया में कह रहा है एक्वायर्ड होता है, डेवलप्ड विद दी एज, 5 से 10 सालों में, ठीक है। नो डिजनरेशन और एट्रोपी नहीं होती। पैथोलॉजिकल में प्रोग्रेसिव और हेरिडिटी हमारे पास होती है। पैथोजेनेसिस में क्या होता है, एक्सियल लेंथ जो है ना कंट्रीब्यूट करती है ड्यू टू डैमेज इन दी स्क्लेरल डिजनरेशन में, लीड टू डिटोरिएशन और स्ट्रेचिंग हो जाती है। और वो कह रहा है फंडोस्कोपी के मैंने मायोपिक चेंजेस देखनी है, स्वेलिंग और एडिमा देखना, और रेटिनल रीजनरेशन आपने देखनी होती है कि कितनी को वहाँ पे रीजनरेशन होगी, स्वेलिंग कितनी हुई है। वो कह रहा है रेटिना और कोराइड के दरमियान एक ब्रुक्स मेम्ब्रेन होती है, वो भी डिजनरेट हो जाती है। वजह क्या है, वहाँ पे फिर वहाँ वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर से नई वेसल बनती हैं, वो फटती हैं, ठीक है। और वहाँ पे ब्लीडिंग और हेमरेज होती है, जिसे हम कहते हैं फ्लुक्स स्पॉट जो है ना वहाँ पे बन जाते हैं, ठीक है। कोराइडो रेटिनल एट्रोपी होती है और रेटिनल डिटैचमेंट, और हमारे पास विट्रस डिटैचमेंट आपको दिख जाएगी। फिर कॉम्प्लिकेशन क्या मायोपिया की, नई वेस्कुलराइजेशन, मैक्यूलर हेमरेज, रेटिनल डिटैचमेंट, विट्रस डिटैचमेंट, ग्लूकोमा हो जाता है। बाकी क्लिनिकल में ब्लर विजन होती है, डाइवर्जेंट स्क्विंट होता है, रिड्यूस विजुअल एक्टिविटी, प्रोमिनेंट आई बाल इसके अंदर आपको दिख जाते हैं। फंडस के लेवल पे कह रहा है सिंपल मायोपिया भी हो सकता है, पैथोलॉजिकल मायोपिया भी हो सकता है। पैथोलॉजिकल में आपको डिजनरेटिव डिजीज नजर आएंगी। सिंपल मायोपिया में हमारे पास नो डिजनरेशन, ठीक है। वो कह रहा है फिर हमारे पास स्कैन करेंगे तो आपको मायोपिया के अंदर हमेशा हर चीज़ बड़ी हुई नज़र आती है, ठीक है। मायोपिया के अंदर हर चीज़ बड़ी हुई है, हाइपरमेट्रोपिया के अंदर हर चीज़ छोटी हुई है। यहाँ इन फ्रंट ऑफ द रेटिना बनेगा, यहाँ पे बिहाइंड द रेटिना बनेगा। मायोपिया में लेंस जो है ना वो हमारे पास एंटीरियर डिस्प्लेसमेंट होगी, यहाँ पे हमारे पास पोस्टीरियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लेंस होगी। तो ये 4-5 बातें अगर आप लिख देंगे तो मोर देन इंपॉर्टेंट है। नॉन सर्जिकल में अपने मायोपिया के लिए कनकेव लेंस यूज़ करना है, ताकि बिहाइंड थोड़ा सा दूर जाके इमेज बने ना। फिर अगर आपको फिजिक्स आती है तो कॉर्निया कन्वेक्स और कन्वेव लेंस का मतलब, कन्वेव लेंस इस तरह करके होता है ना, जो इमेज होती है ना वो पहले की बजाय थोड़ा सा दूर जाके वो फोकस करता है। तो हमें मायोपिया के अंदर चाहिए भी इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, जो पहले आगे मान रही है उसको थोड़ा सा पीछे ले जाना, तो हमने कनकेव लेंस यूज़ करना है। सर्जिकली आपने मेकिंग फ्लैटेंड कॉर्नियल सर्जरी करके हमने जो है ना वो उसको फ्लैट कर देना होता है। एस्टिग्मेटिज्म के बारे में बात आ जाती है। एस्टिग्मेटिज्म क्या होता है, मतलब एक जगह पे वो आँख को अपनी फ़ोकस नहीं कर पा रहा, ठीक है? मतलब फ़ोकस बनता ही नहीं है, 2 पैरेलल रेज़ आ जाती हैं। 2 फोकल पॉइंट जो है ना हमारे पास होते हैं, 2 टाइप्स के। एक हमारे पास होता है रेगुलर, और एक हमारे पास होता है इर्रेगुलर। रेगुलर में हमारे पास होगा सिंपल एस्टिग्मेटिज़्म, फिर कॉम्प्लेक्स होगा और फिर मिक्स्ड होता है, ठीक है? अब हमारे पास सिंपल में रेटिना इन फ्रंट ऑफ द रेटिना हो सकता है, या फिर बिहाइंड द रेटिना जो है ना इमेज बन रही है, ठीक है? तो एस्टिग्मेट इन फ्रंट या इन बिहाइंड में। कॉम्प्लेक्स में एक फ्रंट में बनेगा, एक बिहाइंड में, मिक्स में जो है ना वो आगे पीछे दोनों होंगे, ठीक है। फिर वो कह रहा है हमारे पास रेगुलर में हमारे पास क्या होता है, टू एंगल्स आर एट द राइट एंगल टू द ईच अदर, राइट एंगल ईच अदर क्रॉस करके जाते हैं, ठीक है। विद रूल एस्टिग्मेटिज्म, अगेंस्ट रूल एस्टिग्मेटिज्म देख लेते हैं आगे हम, ठीक है। फिर ओब्लीग एस्टिग्मेटिज्म में वो कह रहा है हमारे पास नो हॉरिजॉन्टल नो वर्टिकल लाइन इस तरह भी होती है। रेगुलर की थोड़ी सी बात करते हैं सिंपल के अंदर। एक रे जो है ना वो हमारे पास होता है ऑन दी रेटिना, दूसरी इन फ्रंट ऑफ द रेटिना होती है। कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, दोनों आगे होंगी, या फिर दोनों ही जो है ना वो रेज जो है ना वो पीछे चली जाएगी, ठीक है। कंपाउंड में हमारे पास दोनों रेज, ठीक। कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड के बारे में था। सिंपल में ऑन फ्रंट ऑफ द रेटिना और एक इन फ्रंट ऑफ द रेटिना हो सकी, या फिर ऑन फ्रंट या एक फिर बिहाइंड चली जाएगी।
कम्प्लेक्स में दोनों आगे होंगी या दोनों पीछे होंगी, ठीक है। और मिक्स्ड में क्या होगी, एक आगे आ जाएगी एक पीछे आ जाएगी, सिंपल सी बात है, कोई भी नहीं है। सिंपल में इन फ्रंट ऑफ द रेटिना और एक या फिर बैक ऑफ द रेटिना चली जाएगी। एक हमेशा यहाँ पे सिंपल में ऑन फ्रंट ऑफ द रेटिना रहेगी रेज, दूसरी रेज जो आएगी ना वो या तो आगे बन जाएगी या यहाँ पे बन जाएगी। इसे सिंपल कहते हैं। कंपाउंड में क्या होगा, कंपाउंड में क्या होगा, या तो दोनों रेज आगे की तरफ आ जाएंगी, ठीक है, या दोनों रेज जो है ना पीछे चली जाएगी। हाइपरमेट्रोपिया दोनों पीछे चली गई है, मायोपिया दोनों आगे आ गए, जिस तरह मायोपिया और मेट्रोपिया में होता है। मिक्स्ड में क्या होगा, एक यहाँ पे रेज बन जाएगी दूसरी यहाँ पे बन जाएगी, तो ये मिक्सिंग हो जाती है। इर्रेगुलर में क्या होता है, मल्टीपल फोकाई, मतलब कुछ एक इधर 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 यूं यूं बन रही, तो इसे कहते हैं कोई इसके है नहीं चेंज इन दी कॉर्निया के कर्वेचर की वजह से जिसके अंदर केराटोकोनस हो जाता है, बाकी सारे का सारा। डायग्नोसिस में आपने रेटिनोस्कोपी करनी है, केराटोमेट्री करनी है, कॉर्नियल टोपोग्राफी और स्टिग्मेटिज्म साइन होता है। बाकी सिलेंड्रिकल लेंस आपने यूज़ करना है जिसके अंदर जो है ना वो बहुत सी एक्सिस के लिहाज से होता है वो, ठीक है। सिलेंड्रिकल लेंस यूज़ कर लोगे ठीक हो गया, स्फीराइडल लेंस यूज़ करोगे, हार्ड कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ कर लोगे, केराटो बाकी वो कर्वेचर को इंक्रीज़ करने के लिए, और हमारे पास कुछ लेज़र को इंक्रीज़ करने के लिए होती हैं। अकोमोडेशन के बारे में बात करते हैं। व्हेन डिस्टिंक्ट विजन इज शिफ्टेड टू, मतलब दूर से नज़दीक की तरफ देखने के लिए जो हम शिफ्ट करते हैं अपनी विजन को, इसे हम कहते हैं नियर अकोमोडेशन। सिलरी मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जोन्यूल रिलैक्स करते हैं, लेंथ बिकम सिलेंड्रिकल, ठीक है, मतलब नीचे वाले की कॉन्ट्रैक्शन और जोन्यूल जो है ना वो रिलैक्स करती हैं, तो हमारे पास जो लेंथ है ना वो ज़्यादा सिलेंड्रिकल हो जाता है और हमारे पास क्या होता है, मोर कन्वेक्स की तरफ चला जाता है, ठीक है। जोन्यूल को आपने रिलैक्स करवाना जब आपने जो है ना वो ऑन दी रेटिना के ऊपर लिखा है। इफ़ लॉस ऑफ अकोमोडेशन, जिसे हम प्रिस बायोपिया कहेंगे, प्रिस बायोपिया लॉस ऑफ अकोमोडेशन, ठीक है। फिर हमारे पास कहते हैं विद दी एज अकोमोडेटिव पावर रिड्यूस हो जाती है, इलास्टिसिटी ऑफ लेंस की वजह क्या है, रिड्यूस हो जाएगी, इसे हम प्रिस बायोपिया कहते हैं, ठीक है। तो प्रिस बायोपिया में क्या होता है, प्रिस बायोपिया इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, ओके जी। अगर तो हमारे पास जो है ना प्रिस बायोपिया में क्या है, इलास्टिसिटी लेंस की कम होगी और वो अकोमोडेटिव पावर की कम है। एमाट्रोपिया क्या होता है, 40 साल से अंदर अंदर जो है ना वो अगर उसकी बिल्कुल नॉर्मल होती है। हाइपरमेट्रोपिया बिफोर इन 40 ईयर, एमाट्रोपिया हाइपरमेट्रोपिया बिफोर 40 ईयर, और मायोपिक जो है ना वो आफ्टर जो है ना वो 40 ईयर जो है ना वो कहता है हमारे पास होगा, ठीक है। अच्छा, अब आइसोमेट्रोपिया क्या होता है, व्हेन रिफ्रैक्टिव पावर ऑफ बोथ हायर इक्वल, आइसो मीन सेम, ठीक है। तो किसी भी आँख की जो है ना रिफ्रैक्टिव पावर दोनों साइडों की बराबर, अगर राइट की -1 है तो लेफ्ट की भी -1 है, राइट की +1 है तो लेफ्ट की भी +1 है, जितनी नज़र राइट की कमज़ोर है उतनी लेफ्ट की आइसोमेट्रोपिया है। एंड आइसोमेट्रोपिया में क्या है, जब राइट की पावर जो है ना वो लेफ्ट से अनइक्वल हो, अगर राइट की -1 है तो लेफ्ट की -2 हो जाए। एनास्कोनिया में बेसिकली क्या होता है, जब दो इमेज जो है ना एक बड़ी इमेज आँख पे बन जाए और दूसरी छोटी इमेज बन जाए तो ना हमारे पास यही होगा। अब हमारे पास आता है स्ट्रैबिस्मस के बारे में। स्ट्रैबिस्मस बेसिकली क्या है, जब दोनों आँखें जो है ना वो पैरेलल ना हो, स्क्विंटेड हो, जिसे हम स्ट्रैबिस्मस कहेंगे, भेगापन हो गया, ठीक है। ये ओबीवियस भी हो सकता है, नज़र आ रहा होता है, हिडन भी होता है, सिग्निफिकेंट भी होता है, मैग्निफिसेंट भी होता है। अब जो हमारे पास है ना एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल, वो कह रहा है हमारे पास कौन से, सुपीरियर रेक्टस, इन्फीरियर रेक्टस, लेटरल रेक्टस, मीडियल रेक्टस। यहाँ सपोज करें ये राइट आई है, ये लेफ्ट आई है, तो ऊपर सुपीरियर रेक्टस, इन्फीरियर रेक्टस, ठीक है, मीडियल रेक्टस, लेटरल रेक्टस, ओब्लीक वाला सुपीरियर ओब्लीक ये इधर करके लगा हुआ है, इन्फीरियर ओब्लीक यहाँ करके लगा हुआ है, ठीक। अब जो है ना वो कह रहे हैं कि मूवमेंट ऑफ आईबॉल एलिवेशन होती है, डिप्रेशन होती है, एडक्शन होती है, एबडक्शन होती है, इंटॉर्शन होती है, और एक्सटॉर्शन अगर वो बाहर की तरफ हो। एलिवेशन, डिप्रेशन, एडक्शन, एबडक्शन, इंट्रोशन, एक्सटॉर्शन, ठीक है। अब वो कह रहा है कि मतलब बाहर से अंदर की तरफ आना तो इंटॉर्शन हो गया, बाहर से अंदर की तरफ आना इंटॉर्शन, और अंदर से बाहर की तरफ जाना वो एक्सटॉर्शन होती है। अब लेटरल रेक्टस और मीडियल रेक्टस का क्या काम है, लेटरल का आँख को बाहर निकालना, एडक्शन, एबडक्शन, ठीक है, और जो मीडियल रेक्टस है उनका काम है आंखों को दोनों को अंदर, मीडियल का काम दोनों आंखों को अंदर लेके आना, लेटरल का काम है दोनों आंखों को बाहर लेके जाना, ये काम हो गया। उसके बाद जो है ना सुपीरियर रेक्टस, इन्फीरियर रेक्टस, सुपीरियर ओब्लीक और इन्फीरियर ओब्लीक हमारे पास रहेगा। रेक्टस वाले लैदा कर लिए, ठीक है, बाकी हमारे पास सुपीरियर ओब्लीक इन्फीरियर ओब्लीक हो गया। सुपीरियर रेक्टस, इन्फीरियर, लेटरल और मीडियल जो है ना मतलब साइडों वाले जो है ना दोनों अलग कर दिया। अब सुपीरियर रेक्टस, इन्फीरियर रेक्टस, सुपीरियर ओब्लीक और इन्फीरियर ओब्लीक। सुपीरियर रेक्टस का काम क्या है, उसको एलिवेट करवाना। इन्फीरियर रेक्टस का काम क्या है, डिप्रेस करवाना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट निमोनिक में बता रहा हूँ आपको, ठीक है।
फिर सुपीरियर ओब्लीक का काम है इंटॉर्शन करवाना और इंफीरियर ओब्लीक का काम है एक्सटॉर्शन करवाना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, मैं हमेशा भूल जाता था कि किसने इंटॉर्शन करवानी है इसकी। सुपीरियर जो है ना वो अंदर लेके आएगा, ठीक है। सुपीरियर जो है ना वो अपने अंदर जो है ना वो लेके जाता है, जबकि इंफीरियर लोग जो है ना वो हर चीज़ बाहर फेंक देते रहते हैं, ठीक है। इंफीरियर लोग हमारे पास वो हर चीज़ बाहर फेंक देते हैं। तो एक्सटॉर्शन करवाना, आँख को अंदर से बाहर लेके जाना, इंफीरियर ओब्लिक है, सुपीरियर ओब्लिक ये है। अब हमारे पास जो है ना वो जो सुपीरियर रेक्टस है ना, इसका काम क्या है? इंटॉर्शन करवाना, और इंफीरियर रेक्टस का काम हमारे पास एक्सटॉर्शन करवाना है। निमोनिक क्या है? सिन रेड, ये एक निमोनिक मैंने बनाया हुआ है। लेटरल और मीडियल को छोड़ दो, बाकी उसके ऊपर अप्लाई होगा ये सिन रेड। जहाँ पे सुपीरियर का लफ्ज़ आ जाए उसने इंटॉर्शन करवानी है, जहाँ पे रेक्टस का लफ्ज़ आ जाए उसने एडक्शन करवानी है। तो सिन रेड, सुपीरियर ने इंटॉर्शन करवानी है, सुपीरियर ने इंटॉर्शन, सुपीरियर ने इंटॉर्शन, ठीक है। रेड एडक्शन करवानी है, तो रेक्टस ने एडक्शन, रेक्टस ने एडक्शन करवानी है। ये एक मेरा निमोनिक है, ठीक है। होपफुली हमारे टीचर्स ने मुझे बताया था ये। फिर बाकी हमारे पास जो है उसका बिल्कुल अपोजिट कर देना कि एक्सट्रॉक्शन किसने करवानी हो रही है। सुपीरियर ओब्लीक का काम फिर डिप्रेशन भी करवाना होता है, और इन्फीरियर ओब्लीक का काम एलिवेशन करवाना होता है, ठीक है। तो ये तो आप खुद भी लिख सकते हैं कि सुपीरियर का काम जो है ना वो उल्टा होता है, इन्फीरियर का काम, बस ये मतलब अपने नाम से उल्टा काम करते हैं। सुपीरियर का काम डिप्रेशन, इन्फीरियर का काम एलिवेशन करवाना। ओब्लीक की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इनका काम उल्टा था, बाकी वो सारे का सारा होता है, ठीक है। तो ये होपफुली निमोनिक का आपके काम होगा। सिन रेड याद कर लो ना, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आपको कहीं पे बता दूँ, यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। हमारे पास कितने मसल थे? सुपीरियर रेक्टस, इन्फीरियर रेक्टस, ठीक है। सुपीरियर ओब्लीक और इन्फीरियर ओब्लीक, ठीक है। मैंने निमोनिक दिया सिन रेड, ये सब के ऊपर अप्लाई होगा सिवाय मीडियल रेक्टस और लेटरल रेक्टस को छोड़ दो, ठीक है। मीडियल और रेक्टस की कहानी है कि मीडियल ने अंदर लेके आना, लेटरल ने बाहर लेके जाना है, ठीक है। सिन रेड में हमारे पास क्या है? सुपीरियर का काम इंटॉर्शन, ठीक है। सुपीरियर का काम इंटॉर्शन है, सुपीरियर का काम इंटॉर्शन है, ठीक है। बाकी हमारे पास रेड है ना, तो आर जहाँ जहाँ आ रहा है वहाँ पे एडक्शन है, इसका काम भी एडक्शन है और इसका काम भी एडक्शन है, ठीक है। बाकी सुपीरियर रेक्टस का काम, सुपीरियर का मतलब एलिवेशन करवाना, तो ये एलिवेशन है, ये हमारे पास है डिप्रेशन है। अब बाकी जो रह गया ना इंटॉर्शन है, तो ये मतलब है एक्सटॉर्शन करवाएगा, ये मतलब एक्सटॉर्शन करवाएगा, बिल्कुल उल्ट करते जाओ आप इसके। फिर हमने कहा कि रेड है ना, तो जहाँ पे आर आ रहा है एडक्शन करवाना, जहाँ पे आर नहीं आ रहा है एबडक्शन करवाना, तो यहाँ पे एबडक्शन, यहाँ पे हमारे पास एबडक्शन होगी, ठीक है। बाकी हमारे पास क्या रह गया? सिन रेड के बाद हमारे पास रह गया, हाँ, सुपीरियर ओब्लीक ने अपने नाम से बिल्कुल उल्ट काम करना है। सुपीरियर ओब्लीक है मतलब उल्ट काम करता है, तो इसने डिप्रेशन करवाना है। इन्फीरियर ओब्लीक ने हमारे पास क्या करवानी है? एलिवेशन करवानी है। ये एक निमोनिक है, होपफुली आपकी समझ आ गया होगा, ठीक। बाकी हमारे पास जो है ना वो एमसीक्यूज आधे से ज़्यादा यहीं से क्लियर हो जाएंगे। सुपीरियर प्रैक्टिस का काम इंटॉर्शन, एडक्शन, एलिवेशन, प्रैक्टिस का काम। इन्फीरियर का हमने लिखा एलिवेशन, एबडक्शन और एक्सटॉर्शन करवाना होता है। फिर मीडियल रेक्टर का हॉरिजेंटल प्लेन के अंदर सिर्फ इनका काम होता है और आगे कहीं भी नहीं होता, इस वजह से इसको मैंने अलग रखा दिया। गेज की हमारे पास वो कह रहा है कि 3 टाइप्स होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी गेज होती हैं। ओके जी, गेज हमारे पास 3 तरह की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। जिस तरह फौजी खड़े होते हैं ना, बिल्कुल सीधा देख रहे होते हैं, इसे हम कहते हैं प्राइमरी गेज, स्ट्रेट हेड की तरह। सेकेंडरी गेज में 4 होती हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं। टर्शरी गेज में कुछ यूँ टेढ़ी मेढ़ी भी आ जाती है ना, ठीक है। अपर मीडियल, अपर लेटरल, लोअर मीडियल और लोअर लेटरल, तो ये 4 गेजेस आपको पता होनी चाहिए। पूछ ले, सुपीरियर रेक्टस जो है ना, इसका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? हमारे पास एलिवेशन। इन्फीरियर रेक्टस का प्राइमरी फंक्शन डिप्रेशन है। सुपीरियर ओब्लीक का जो है ना इंटॉर्शन है, और इन्फीरियर ओब्लीक का एक्सटॉर्शन है, ठीक है। तो इनके जो है ना वो प्राइमरी फंक्शन आपको पता होना चाहिए। ये भी एक दफ़ा एमसीक्यूज के अंदर मैंने इनमें से सुपीरियर रेक्टस का आई थिंक देखा था कि इसका एलिवेशन करवाने के लिए था प्राइमरी फंक्शन। अच्छा, यहाँ पे देखो ना, अब इन्फीरियर ओब्लीक जो है ना, मसल ऑफ एलिवेशन अगर कोई पूछ ले तो एलिवेशन किसने करवाना है? सुपीरियर रेक्टस ने एलिवेशन करवाना, तो इन्फीरियर रेक्टस ने डिप्रेशन करवाना है। लेकिन जो सुपीरियर ओब्लीग है इसने डिप्रेशन करवाना है और इन्फीरियर ओब्लीग ने एलिवेशन करवाना है, ठीक है। तो सुपीरियर ओब्लीग ने डिप्रेशन और इन्फीरियर ओब्लीग ने एलिवेशन करवाना है। तो मैंने सारा निमोनिक बता दिया। अगर वो टेबल आप ये वाला अगर अच्छे से देख लो, सिन रेड के नाम से अगर निमोनिक है ना, एस को याद कर लो और आर से, आपकी आई का कभी एमसीक्यूज़ गलत नहीं होगा, बेशक आप एफसीपीएस भी जाके दे लो, इंशाल्लाह नहीं होगा, ठीक है। टर्मिनोलॉजी इसके अंदर वो कह रहा है कि डक्शन में जो है ना वो अगर एक आई की मूवमेंट हो, वर्जन में हमारे पास आई जो है ना अगर वो दोनों एक साइड में मूव कर रही तो वर्जन है,
ठीक है। डेक्सो रोटेटरी फिर होता है, फिर हमारे पास लीवो रोटेटरी, अगर लेफ्ट की तरफ होगे तो लीवो, राइट की तरफ होगे तो डेक्सो रोटेटरी होगा। वर्जन की 2 टाइप्स है ना, ठीक है, डेक्सो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी। वर्जन्स में क्या होता है, अगर दोनों आई मुख्तलिफ सीमत में, या दोनों राइट वाली लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट वाली राइट, कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस, ये हमारे पास होता है वर्जेंस की बात, ठीक है। वर्जन और वर्जेंस के अंदर फ़र्क है। एगोनिस्ट में जो है मसल जो है ना वो मिल के काम करके एक ही तरफ लेके आते हैं। जिस तरह ये सुपीरियर रेक्टस और इन्फीरियर ओब्लिक का एक ही काम है एलिवेट करवाना, तो मिल के जो काम कर रहा है मतलब एगोनिस्ट है। सुपीरियर रेक्टस और इन्फीरियर रेक्टस अपर में एंटागोनिस्ट है, सुपीरियर का काम ऊपर करना है, इन्फीरियर का काम नीचे करना है, ठीक है। फिर हमारे पास सिनर्जिस्टिक है, जब एक मसल जो है ना वो फैसिलिटेट करता है अदर मसल को इन दी सेम आई, ठीक है। सुपीरियर रेक्टस और इन्फीरियर रेक्टस दोनों ऊपर ही हरकत करवाते हैं, जिसे हम सिनर्जिस्टिक कहते हैं। एगोनिस्ट में और सिनर्जिस्टिक में क्या फ़र्क है, आप देखो, वो मसल जो प्राइमरी फंक्शन करवाता है, ठीक है, एगोनिस्ट, वो मसल जो दूसरे उसी आँख के दूसरे मसल्स को जो है ना वो एक ही आँख के ऊपर जो एक्ट करती हैं और उसको एक ही मूवमेंट करवानी होती है ना, प्राइमरी फंक्शन के लिए एगोनिस्ट है, मतलब इधर से मीडियल रेक्टस भी, उधर से भी मीडियल रेक्टस जो है मिल के, ठीक है। बाकी एंटागोनिस्ट में एक आई जो है ना अपोज करती है दूसरी, सुपीरियर रेक्टस और इन्फीरियर रेक्टस जो उल्टा काम कर रहे हैं, मैंने बता दिया। यॉक मसल का एक दफ़ा क्वेश्चन आया हुआ, बट यॉक मसल, देखो यॉक में बेसिकली क्या है, राइट का लेफ्ट रेक्टस और जो है ना वो हमारे पास यॉक है टू दी लेफ्ट मीडियल रेक्टस। क्या मतलब, दोनों आंखों में पेयर ऑफ मसल जो है ना एक ही डायरेक्शन में पुल करते हैं। ये नाक है आपका, ये राइट, इसको राइट कह लो, इसको लेफ्ट कह लो, ठीक है। राइट अगर उसने बंदे ने इस तरफ देखना है तो राइट का लेटरल रेक्टस काम करेगा और लेफ्ट का मीडियल रेक्टस काम करेगा, तो वो बंदा इस तरफ देखेगा ना, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं कि ये राइट का ये वाला मसल लेफ्ट के मीडियल रेक्टस का योक मसल है, मतलब उसको दूसरी आई को उसी तरफ लेके आने में, जिस तरह होता है ना यॉक में बेसिकली वो क्या कहते हैं उसको, बैलों की जोड़ी में मेरे ख्याल में यॉक कहते हैं, क्या कहते हैं, मैंने तो वहीं से याद किया था, बैलों की तरह काम करते हैं। एक बैल ने अगर राइट मुड़ना है तो दूसरा बैल भी उसकी हेल्प करके राइट की तरफ मुड़ेगा, इसे हम यॉक मसल कहेंगे, ठीक है। फिर ऑक्यूलर मोटेलिटीज़ के बारे में थोड़ी सी बात आ जाती है। ऑक्यूलर मोटेलिटी में हमारे पास 2 लॉ हैं, एक है हेरिंग्स लॉ, एक है हमारे पास श्रिंग्स लॉ। हेरिंग्स लॉ जो है ना वो अप्लाइड होता है दोनों आंखों के ऊपर, जिस तरह लेटरल रेक्टस और मीडियल रेक्टस है ना, इसके एक तरफ यॉक मसल के ऊपर अप्लाई होगा, साइमल्टेनियस और इक्वल इन्होंने मूवमेंट करनी होती है और इनर्वेशन भी इनकी एक जैसी ही होगी, ठीक है। जबकि शेयरिंग्स लॉ में एक ही आई के ऊपर जो है ना वो हमारे पास अगर उसने राइट तरफ इस आँख ने देखना है तो इसका लेटरल रेक्टस वर्क करेगा, जबकि मीडियल रेक्टस जो है ना वो अपनी वर्किंग को छोड़ देगा। तो शेयरिंग्स जो है ना वो हमारे पास शेयर एक ही होता है, ठीक है। तो एक ही आई के ऊपर अगर दोनों आई के ऊपर देखना है तो एच है, हेरिंग में 2 डंडे आ रहे हैं तो हमारे पास दोनों आई के ऊपर अप्लाई होगा, ठीक है। लेटरल रेक्टस की हमने अगर इसने इस तरफ देखना है तो हम लेटरल रेक्टस की इनर्वेशन बढ़ा देंगे, मीडियल रेक्टस की इनर्वेशन कम करेंगे, ठीक है। इसी वजह से वो करेगा, मतलब ये इसकी इनर्वेशन जब बढ़ेगी लेटरल रेक्टस की, ये ताकतवर होगा, इसको खींच लेगा, इसकी इनर्वेशन कम, इसकी ताकत हमने कम करनी है, तो इसकी डी इनर्वेशन रोक देनी है। अब हमारे पास आ जाता है स्क्विंट के बारे में। डेविएटेड आई बाल को हम कहते हैं स्क्विंट, जब वो दोनों ना पैरेलल ना हो एक दूसरे के। फोरिया और ट्रोपिया का आपका पता ना, जब फोरिया में हमारे पास क्या होता है, लेटेंट होता है, मतलब स्क्विंट तो होता है लेकिन वो नज़र नहीं आता, आम बंदे को भी नज़र नहीं है जब तक उसके ऊपर स्पेसिफिक टेस्ट ना करें। ट्रोपिया में क्या होता है, हमारे पास हर चीज़ टी करती हुई नज़र आ जाती है, टी करती हर चीज़ नज़र आ रही है। अभी ज़ान हो रही है, बाकी ज़ान। ओके जी, ट्रोपिया में क्या है, आप बंदे को देखते हैं तो आपको पता चलता है कि हाँ इसको स्क्विंट है। अब ट्रोपिया की टाइप क्या है, ठीक है, ईज़ो, एक्सो, हाइपरट्रोपिया या हाइपोट्रोपिया, ठीक है। एनट्रोपिया भी कहते हैं या ईज़ोट्रोपिया। अगर तो मीडियली आँख है तो ईज़ो है, अगर लेटरली तो एक्सो है, अगर ऊपर की तरफ है तो हाइपर, नीचे की तरफ है तो हाइपोट्रोपिया। तो ये आपको ट्रोपिया और इसकी हमारे ईज़ो, एक्सो, हाइपर और हाइपोट्रोपिया होगा, ठीक है। वो कह रहा है इसके लिए हमने ना हर्शबर्ग टेस्ट करना होता है, मतलब मरीज़ को ना स्टैंड पे बिठा के ना उसकी आँख के सेंटर में टार्च मारनी होती है, लाइट मारनी है, ठीक है। हर्शबर्ग टेस्ट ये होता है कि ये आपकी आँख है ना, ठीक है, तो यहाँ पे आपने जो है ना उसके टार्च मारनी है। अगर तो टार्च की रोशनी जो है ना यहाँ पे दरमियान में आनी चाहिए, ठीक है, तो इसका मतलब बिल्कुल ठीक है। अगर तो टार्च की रोशनी इस पॉइंट पे आ रही है तो मतलब आँख अंदर की तरफ मुड़ी हुई है, ठीक है। क्योंकि आँख अंदर की तरफ मुड़ी होगी तो इसकी वजह से यहाँ पे लाइट जो है ना वो यहाँ पे लाइट ने तो दरमियान में ही रहना है, लेकिन ये अगर आँख अंदर की तरफ मुड़ी हुई है तो यहाँ पे करके गोल दायरा बनेगा और यहाँ पे आएगा, मतलब आँख अंदर की तरफ मुड़ी हुई है। अगर तो ये आँख है हमारी, ठीक है, ये इस तरफ को मुड़ जाए, जब हम टार्च मारेंगे तो यहाँ पे होगा। अगर तो आपको ये सेंटर का निशान यहाँ पे मिले तो मतलब इसकी यहाँ पे नाक है ना आपका,
ठीक है। तो सेंटर की बजाय यहाँ पे मिले मीडियल साइड पे, मतलब तो एक्सोट्रोपिया, अगर यहाँ पे मिलेगा तो मतलब इज़ोट्रोपिया। समझ आ गई मेरी बात? ईज़ी है बिल्कुल, कोई कंसेप्ट नहीं, जिसे ना समझ आए वो रिवाइंड करके देख लेना, ठीक है। तो ये में अगर टाच का निशान दरमियान में ना बने तो मतलब स्क्विंट है, अगर यहाँ पे मारा तो मतलब आँख अंदर की तरफ मुड़ी हुई है, अगर जो है ना वो यहाँ पे बनेगा तो मतलब आँख बाहर की तरफ मुड़ी हुई है। ये हमारे पास है 1 mm जो है ना वो हमारे पास 7 डिग्री के बराबर होता है। वो कह रहा है कि 16 जो है ना वो हमारे पास अगर इसको प्रिज़्म डायोप्टर में देखोगे तो 16 प्रिज़्म डायोप्टर होता है, और वो कह रहा है 2 mm 15 डिग्री और 13 डायोप्टर के बराबर होता है, ठीक है। मरीज़ की वो कह रहा है क्योंकि बस 3 mm का फासला जो है ना वो टेम्पोरल साइड के ऊपर आपने देखना होता है। वो बाकी एंट्रोपिया के बारे में आँख अंदर की तरफ मोड़े पे डॉट बाहर का आ जाता है, तो वो बस एंट्रोपिया की बात है, बाकी वो मैंने बता दिए सारी, ठीक है। रिफ्लेक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शन टू आई मूवमेंट हो गया, ठीक है। अगर रिफ्लेक्शन बाहर जा रही है तो आँख अंदर की तरफ मुड़ रही है, ये एक बात है इसके बारे में। बाकी कवर टेस्ट के बारे में है, कवर टेस्ट में हमारे पास 3 पैटर्न होते हैं हमारे पास। एक हमारे पास कवर नॉर्मल, कवर अनकवर और अल्टरनेट कवर टेस्ट हो गया, ठीक है। कवर नॉर्मल, कवर अनकवर और हमारे पास अल्टरनेट कवर टेस्ट होता है। कवर नॉर्मल में क्या है, जो आँख ख़राब है ना, ठीक है, उसका रिफ्लेक्स देना है। नॉर्मल आई को आपने कवर कर देना, जो आँख ख़राब है वो सीधी हो जाएगी, तो अब पता चल जाएगा किस तरफ मुड़ी हुई है। कवर अनकवर में जिस आँख पे शक हो उसके ऊपर जो है ना आपने कभी कवर करना है, कभी अनकवर करना है। बाकी अल्टरनेट में मतलब एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद ये अल्टरनेट कवरिंग टेस्ट होता है। अच्छा, कवर टेस्ट जो होता है ना फाट्रोपिया होता है, मतलब जो मैनिफेस्टेड स्क्विंट होता है उसके लिए हमने कवर टेस्ट करना है। सपोज़ कि ये उसकी आँख है ना, एक बिल्कुल ठीक है, एक जो है ना ये ख़राब है, तो जो ख़राब आई है उसको कवर कर देना है। ख़राब चीज़ को, ठीक है, हमने कवर करना होता है। कवर अनकवर में हमारे पास फारफोरिया, मतलब हमने मैनी जो अभी आम नज़र नहीं है लेकिन हमने पहचानना है कि है भी है इसके अंदर स्क्विंट के, नहीं है, नज़र नहीं आ रहा लेकिन वो, ठीक है, इसके फोरिया के लिए जो आम नज़र नहीं आता, इस जिस आँख के ऊपर शक हो ना उसको आपने जो है ना वो ठीक है वो करना है। 1 मिनट, 1 मिनट, लेट्स रिवाइंड इट। कवर, कवर अनकवर और अल्टरनेट। कवर में हमने जो आँख ख़राब है उसको देखना है, इसके अंदर हमने न कवर के अंदर नॉर्मल आई को कवर करना है, ठीक है। ये दोबारा सुन लो, मेरे इसके में थोड़ा-सा यार उल्ट हो गया, ठीक है। कवर के अंदर हमने नॉर्मल आई को कवर करना है, जो खराब आई होगी वो मुड़ के इधर आ जाएगी, ठीक है। कवर अनकवर में जिस आँख के ऊपर शक है, जो खराब लग रही है उसके ऊपर हमने डाला है। यहाँ पे जो ठीक है उसको कवर करना है, यहाँ पे जो खराब लग रही है उसको कवर करना है। बाकी अल्टरनेट कवर में हमने करना है दोनों के ऊपर, फोरिया, ट्रोपिया दोनों के लिए होता है। तो कवर टेस्ट इज़ यूज्ड फॉर, कवर टेस्ट इज़ यूज्ड फॉर ट्रोपिया, अनकवर जो है ना फोरिया के लिए, और जो हमारे पास अल्टरनेट ट्रोपिया और फोरिया के लिए होता है, ठीक है। अगर हमें दूर से देखने पे बंदा जो है ना वो टेढ़ी आँख वाला नज़र आ रहा है, ठीक है, पास है उसकी आँखें टेढ़ी आपको नज़र आ रही है, तो आपने कवर टेस्ट परफॉर्म करना है, उसकी सीधी आँख, सही आँख जो है ना वो उसको जो है ना वो सिंपल कवर कर देना है, तो आपको पता चल जाएगा। अगर आपको वो कहता है मुझे टेढ़ापन नज़र आ रहा है, मुझे महसूस होता है, तो आपने क्या करना है, जो खराब आँख से कहना है किस आँख में तुम्हें शक है, उसको कवर अनकवर करके देख लेना, तो जिस आँख पे शक हो तो वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सारा बता दिया है। मरीज़ का जो है ना वो हर्शबर्ग टेस्ट कर लो पहले, ठीक है। अगर वो पॉजिटिव आए तो फिर आपने उसको कवर अनकवर टेस्ट करना है, ठीक है। जो आँख ठीक है उसको कवर करनी है आपने, ठीक है। जो आँख ख़राब है वो बिल्कुल मुड़ के सीधी तरफ आ जाएगी, तो इसको हम कहेंगे अकोमोडेटिव हो गया, ठीक है। वो अकोमोडेट करने के लिए अपने आप को मोड़ लेगी। कवर अनकवर में जिस आँख के ऊपर शक है, ठीक है। ठीक है, अब यह जिस आँख पे शक है ना, सपोज़ इस आँख पे हमें शक है, ये बिल्कुल जो है ना वो अपनी आँख में नॉर्मल है, सपोज़ ये थोड़ी-सी देर इसको हम कवर करेंगे, फिर अनकवर, कवर अनकवर देखेंगे कि इसकी हरकत देख लेंगे हम, तो हमें पता चल जाएगा। अल्टरनेट में क्या है, कभी इसको कवर करेंगे, कभी इसको कवर करेंगे, ये तो हमें ट्रोपिया और फोरिया दोनों बता देगी, बस इसमें यही है, ठीक है। तो बाकी वो कह रहा है कि हमने इसकी मेज़रमेंट के लिए हम प्रिज़्म बार हम यूज़ करते हैं, ठीक है, प्रिज़्म बार रख देते हैं, फिर प्रिज़्म के ऊपर जो है पावर बढ़ाते जाते हैं, तो जहाँ पे आपको ठीक नज़र आ जाए तो वो प्रिज़्म की पावर से पता चलता है कितना इसका स्क्विंट है। बाकी मेडॉक्स टेस्ट में कहते हैं रॉड टेस्ट होता है और विंग टेस्ट होता है। मेडॉक्स में डी याद रखो, फॉर डिस्टिंक्ट विजन के लिए रॉड टेस्ट होता है, जबकि नियर विजन के लिए हमारे पास जो है ना वो विंग टेस्ट होता है। नॉर्मल रोशनी से जो है ना वो कहते हैं हमने नॉर्मल आँख से जो है ना वो उसको जो है ना वाइट लाइन दिखा दो, ठीक है, वो वाइट लाइन देख रहा है। जब एक मेडॉक्स रिंग सी होती है, जब उसकी आँख पर मेडॉक्स रिंग रखती है ना, तो उसको वो कहता है मुझे अब ना रेड नज़र आना शुरू हो गई। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास मेडॉक्स टेस्ट पॉजिटिव है, ठीक है। वो रिंग जब आप रखती हैं तो 90 डिग्री के ऊपर तो आपको वो हॉरिजॉन्टल लाइन में वर्टिकल लाइन नज़र आना शुरू हो जाती है। बाकी यही है, इसके अंदर और कुछ भी नहीं है। तो इस तरह का करके जो है ना आपके पास मेडॉक्स का रॉड होता है, ठीक है। आमतौर पर उससे लाइट बिल्कुल ठीक नज़र आए। जब मेडॉक्स रॉड रखती है ना, तो वो कहता है मुझे सारी लाइट जो है ना वो रेड रेड नज़र आ रही है डॉक्टर साहब जी। तो ये देखो, ये एक डिफरेंस याद करने के लिए कर लेना, ठीक है। बाकी अभी तक हमने पढ़ा कवर एंड हर्शबर्ग टेस्ट जिसमें लाइट मारते हैं, कवर एंड कवर में कवर अनकवर अल्टरनेट, फिर साइमल्टेनियस प्रिज्म टेस्ट देखा, फिर मेडॉक्स टेस्ट में रॉड और विंग टेस्ट देख लिया हमने,
ट्रीटमेंट क्या है आप स्क्विंट की? बाईफोकल ग्लासेस दे देंगे, मायोटिक्स दे देंगे जो अकोमोडेशन में हेल्प करता है, प्रिज्म दे देंगे, ठीक है। एक्सोट्रोपिया है ना, तो एपेक्स जो है ना वो फॉलो दी डायरेक्शन हो गया, ठीक है। जबकि एंट्रोपिया में जो है ना वो एपेक्स जो है ना मीडियल साइड है। जिस तरफ प्रिज्म जो है ना ये इसका एपेक्स है, ठीक है, और ये बेस है। अगर एपेक्स ने उसी तरफ जाना है जिस तरफ आंख मुड़ रही है, अगर बाहर की तरफ है तो एपेक्स फॉलो आउटवर्ड, ठीक है। अगर आंख अंदर की तरफ मुड़ी है तो एपेक्स ने अंदर की तरफ आना है। तो मतलब जो चोटी है ना उसकी बुनियाद पे आपने जो है ना वो उसको ईज़ोट्रोपिया एक्सोट्रोपिया बेस कहाँ पे रखनी है और एपेक्स कहाँ पे रखना है, ये एक इंपॉर्टेंट बात आप देख लेना। बाकी ट्रोपिया में हमारे पास क्या होता है जिसके हम कहते हैं जो दूर से देखते हैं मैनिफेस्टेड स्क्विंट जिसे हम कहते हैं ना, ठीक है। तो वो कहता है हमारे पास कॉमिटेंट भी हो सकता है, इनकॉमिटेंट भी होता है। कॉमिटेंट में हमारे पास क्या होता है दोनों जो है ना वो मूव टुगेदर, ठीक है। अब इसके अंदर ईज़ोट्रोपिया भी हो सकता है, दोनों अंदर की तरफ आ सकती हैं, ठीक है। ये दोनों हमारे पास बाहर की तरफ जा सकती हैं, ठीक है। अब ईज़ोट्रोपिया में अकोमोडेटिव भी हो सकते हैं, नॉन अकोमोडेटिव। एक्सोट्रोपिया में कांस्टेंट भी है, इंटरमिटेंट भी है। बाकी इनकॉमिटेंट में एक आंख ठीक रह सकती है, दूसरी आंख बिल्कुल टेढ़ी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, पैरालिटिक भी हो सकता है, रिस्ट्रिक्टिव। पैरालिटिक मसल मतलब नर्व की पैरालिसिस है, रिस्ट्रिक्टिव में मतलब कि कोई मसल का जो है ना मसला है वहाँ पे, ठीक। तो ये आपको बात बतानी थी। बाकी हमारे पास है बाइनोकुलर विजन, मतलब कि दोनों आंखों से तस्वीर आपस में मिलकर फ्यूज़ होकर एक तस्वीर बना दे, इसे हम बाइनोकुलर विजन कहते हैं। फ्यूजन ऑफ द टू इमेज ऑफ द टू ऑब्जेक्ट इन द टू प्रिस्क्रिप्शन ऑफ सिंगल इमेज, मतलब दोनों आंखों से जो है ना वो तस्वीर एक फ्यूज़ होती है और एक तस्वीर मिल जाए, इसे हम बाइनोकुलर। ऊपर से राइट आई से देखो, लेफ्ट आई से देखो, हमें फिर एक इमेज ही नज़र आती है। डेवलपमेंटल कंडीशन फिनोमिना था, ठीक है। वो बाई बर्थ होता है, 6 माह के चाइल्ड में वो कहता है डेवलपमेंटल स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और फैक्टर डिपेंड करते हैं, वो नॉर्मल विजन है, आई की कंडीशन है और ब्रेन की एबिलिटी टू रिसीव है। बाकी वो कह रहे हैं स्टीरियोटॉपिक इमेज फॉर्मेशन हो सकती है, इससे लार्ज विजन फील्ड पता चल जाता है, बेटर विजन और ब्लाइंड स्पॉट की कंपनसेशन। कॉम्प्लिकेशन क्या है डिस्टॉर्टेड बाइनोकुलर विजन में? डिस्टॉर्टेड विजन होगी, डिप्लोपिया, दो चीज़ें नजर आएंगी अगर बंदे को बाइनोकुलर विजन ना हो। इसको दूर करने के लिए हमने ना एक आई को सप्रेस करनी होती है। आपने देखा कि वो डाकुओं वाली जो है ना वो एक काली सी पट्टी मार देती हैं, रेटिनल कोऑर्डिनेशन करते हैं। फिर अब नॉर्मल हेड पोजीशन होती है एम्ब्लायोपिया की, मतलब कुछ लोगों के सर मुड़े होते हैं। क्यों मुड़े होते हैं? उनकी आँख का मसला होता है, वो इस वजह से क्या है कि उसकी बाइनोकुलर विजन का जो है ना वो हमारे पास मसला हुआ होता है। व्हाट इज़ एम्ब्लायोपिया? एम्ब्लायोपिया क्या है? जब हमारे पास विजुअल एक्विटी डिक्रीज और ड्यू टू अननोन कॉजेज, ठीक है। तो विजुअल जो है ना एक्विटी हमारे पास किसी भी अननोन काज की वजह डिप्रो वजह क्या है, उसको सिक्वेंट हो सकता है स्ट्रैबिस्मस, या फिर उसकी या ब्रेन के अंदर कोई मसला है, रिड्यूस इमेज फॉर्मेशन, या फिर वो रिफ्रैक्टिव एरर है उसके अंदर, आँख के अंदर। तो ये सारी की सारी। अब रिफ्रैक्टिव एरर के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते, बस हमारा खत्म हो जाए। अच्छा, जो रिफ्रैक्टिव एरर है इसके अंदर एन आइसोट्रोपिया, आइसोट्रोपिया और एस्टिग्मेटिज्म, तीन बातें आ जाती हैं। एन आइसोट्रोपिया में क्या है, हमारे पास सेम नहीं है, दोनों दोनों आंखों का रिफ्रैक्टिव एरर सेम नहीं है। एक का -1 है तो दूसरे का -3 है, इसे हम कहते हैं एन आइसोट्रोपिया। आइसोट्रोपिया में दोनों आंखों का रिफ्रैक्टिव एरर सेम है, अगर इसका -1 है इसका -1 है तो दोनों में ये होगा। एस्टिग्मेटिज्म में क्या है, हमारे पास डिफरेंट रिफ्रैक्टिव आंख, एक ही आंख के ऊपर कहीं पे -1 आ रहा है, कहीं पे -2 -3, इसके लिए हमने क्या करना होता है, चार आई को चार मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड करना होता है। एस्टिग्मेटिज्म के अंदर ये बात होगी, ठीक है। फिर वो कह रहा है कि अब एस्टिग्मेटिज्म को ठीक करने के लिए हमने ना सिलेंड्रिकल लेंस यूज़ करनी होती हैं, और विजुअल एक्विटीज़ के अंदर बेसिकली पिन होल टेस्ट हम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे छोटे सुराख है, यहाँ बिल्कुल बंद है। छोटे सुराख में जो मरीज़ को यहाँ से देखता है और विजुअल एक्विटी अगर बेहतर हो जाए तो मतलब मायोपिया या हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। छोटे सुराख में से उसको देखना, अगर उसकी विजुअल एक्विटी बिल्कुल ठीक हो जाए तो मतलब उसको या तो मायोपिया या हाइपरमेट्रोपिया। लेकिन जिन लोगों को एम्ब्लायोपिया होता है ना, ठीक है, या उनको जो है ना वो हमने विजुअल एक्विटी बेहतर नहीं होगी इस तरह से, ठीक है। तो एम्ब्लोपिया वाले पेशेंट के अंदर ये वाली चीज़ ठीक नहीं होगी। एम्ब्लोपिया क्या था बेसिकली, हमने यहाँ पे पढ़ा है अभी कि व्हाट इज़ एम्ब्लोपिया, विजुअल एक्विटी जिनकी डिक्रीज़ है, तो इनके ऊपर पिन होल टेस्ट का असर नहीं होगा, ठीक। फिर हमारे पास क्या है, एक हमारे पास होता है क्राउडिंग फिनोमिना होता है, पॉजिटिव होता है ABCDE, लेकिन उससे जो है ना वो अगर लफ्ज़ एक जैसे लिखे हुए हैं तो मतलब यहाँ पे ए इस तरह लिखा तो वो पढ़ लेगा। अगर वो क्राउडिंग होगी ना, ठीक है, तो वो नहीं पढ़ सकेगा, ABCDEFGH नहीं पढ़ सकेगा। लेकिन अगर एक ही लफ्ज़ के होंगे तो वो हमारे पास वो ना पढ़ लेगा, वो पॉजिटिव होगा उनके अंदर। कॉन्जेनिटली वो कह रहा है कि कैटरैक्ट हो तो उसका इलाज कराओ, रिफ्रैक्टिव एरर है तो उसके लिए स्फेरिकल सिलेंड्रिकल लेंस यूज़ कर नॉर्मल आई को कवर कर दो। दूसरी आँख को जो है ना वो जिस तरह डाकू रानी होती है ना, दूसरी आँख के ऊपर सारा वर्क डाल दो, जो ख़राब आँख है उसके ऊपर वर्क डालोगे तो वो ठीक हो जाएगी, ठीक है। अगर पट्टी मरीज़ ना लगा तो नॉर्मल आई में वो कह रहे हैं एट्रोपिन डाल दो, जिसकी वजह से ब्लर हो जाएगी नॉर्मल आई, तो जो अब नॉर्मल आई है वो अपने काम पे लग जाएगी। यही काम है और कुछ भी नहीं है। आपने देखा होगा ना वो डाकुओं ने इस तरह करके ना ये 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 डाकू है ना सपोज़ करें, तो इसने एक यहाँ पे काली सी पट्टी बांधी होती है, ठीक है, यूँ करके। तो क्या है, हमने नॉर्मल आई को कवर कर देंगे, जो अब नॉर्मल आई है ना टेढ़ी आई, उसके ऊपर सारा वर्क आएगा तो वो अपने आप को खुद ब खुद सीधा करने की कोशिश करेगी। ये एक काम है बस, उसके भी नहीं।
स्क्विंट में क्या था बेसिकली डेविएटेड आई हैं जो पैरेलल ना हो, ठीक है। फोरिया नॉन मैनिफेस्टेड, ट्रोपिया मैनिफेस्टेड स्क्विंट है। सामने से देख के पता चल जाता है। अब ट्रोपिया में हमारे पास क्या आ गया, दोनों थे हमारे पास, ईज़ोट्रोपिया, एक्ज़ोट्रोपिया, हाइपरट्रोपिया, बाकी हमारे पास इटियोलॉजिकल क्लासेस में कॉमिटेंट था, नॉन कॉमिटेंट था, ठीक है। कॉमिटेंट में दोनों आँखें या तो अंदर की तरफ से या बाहर की तरफ, इनकॉमिटेंट में पैरालिटिक था या फिर हमारे पास कोई भी रिस्ट्रिक्टिव था, ठीक है। कॉमिटेंट में दोनों आँखें मूव करती हैं, या तो दोनों अंदर की तरफ या दोनों बाहर की तरफ होता है, इसके अंदर डिप्लोपिया नहीं होता। इनकॉमिटेंट में एक आँख के ऊपर मसला है, दूसरी आँख जो है ना वो एक आँख अगर अंदर है तो दूसरी बाहर है, ठीक है। इस तरह करके होता है, ठीक है। तो दोनों आँखों का गेज़ तब्दील होता रहता है, न्यूरोलॉजिकल भी होता है, मैकेनिकल भी होता है। नर्व का मसला है या फिर मैकेनिकल मसल के अंदर फाइब्रोसिस होगा जो उसको रिस्ट्रिक्ट करती है, ठीक है। मे बी लेटरल लेक्टर पैरालाइज है, मे बी मीडियल लेक्टर की फाइब्रोसिस हो सकती है, ठीक है। एक मसल पैरालाइज हो सकता है, दूसरे की हमारे पास जो है रिस्ट्रिक्शन होगी, एंगल चेंज होगा, डिप्लोपिया भी इसके अंदर देखा होगा, और रिस्ट्रिक्शन होगा एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल की। अब वो कह रहा है कि हमारे पास कॉमिटेंट में हमारे पास जिनके अंदर दोनों आँखें एक ही तरफ आती हैं ना, ठीक है, ठीक है। होपफुली अब कॉमिटेंट जहाँ भी लफ्ज़ आए वो दोनों आँखों का होगा। इनकॉमिटेंट एक आँख का मसला हो सकता है, दूसरा का मसला नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये आपने बस याद कर लेना, एक छोटा सा कंसेप्ट। होपफुली कॉमिटेंट दोनों मूव करेंगे टुगेदर, एंगल डिफरेंस इक्वल होगा इन ऑल गेज, प्राइमरी भी, सेकेंडरी भी, टर्शियरी भी, हर तरफ जो है ना उनका एंगल डिफरेंस होगा, कांस्टेंट एंगल होगा, डिप्लोपिया नहीं होगा यहाँ पे। यहाँ पे जो है ना इनकॉमिटेंट में, या जिसे हम पैरालिटिक भी कहते हैं, ठीक है, इसको हम कॉमिटेंट को हम कहते हैं नॉन पैरालिटिक, ठीक है। इनकॉमिटेंट को हम कहते हैं पैरालिटिक हो गया, ठीक है। ये एक आपने बात याद रख लेनी है, ठीक है। तो PIC से याद कर लो, पैरालिटिक या इनकॉमिटेंट सिक्वेंस, परमानेंटली सिक्वेंटेड जो है ना हमारे पास वन आई इसके अंदर एक आई जो है ना वो परमानेंटली सिक्वेंट होगी, ठीक। अब यहाँ पे जो है ना वो मे बी लेटरल पैरालाइज्ड, मीडियल लेक्टर में वो देख लेंगे आप। अच्छा, कॉमिटेंट में हमारे पास क्या है, मैनिफेस्टेड सिक्वेंट आ सकता है, ठीक है। सिक्वेंटिंग में हमारे पास अब एक्सोट्रोपिया हो सकता है, ईजोट्रोपिया हो सकता है। अब एक्सोट्रोपिया डाइवर्जेंस भी हो सकता है, कंजेनिटल या एक्वायर्ड, कन्वर्जेंस भी हो सकता है, कंजेनिटल या इंटरमिटेंट होता है, ठीक है। अब एक्सोट्रोपिया मतलब बाहर की तरफ हमारे पास आई है ना वो अकोमोडेटिव भी है, नॉन अकोमोडेटिव, या फुली अकोमोडेटिव है या पार्शली अकोमोडेटिव है। ईजोट्रोपिया कन्वर्जेंस, ठीक है, कंजेनिटल भी है, इंटरमिटेंट भी है, ठीक है। फिर सेकेंडरी भी होती है, कांस्टेंट भी होती है, ये बाकी टाइप्स आपकी बुक में लिखी हुई हैं। बाकी वो कह रहा है रिफ्रैक्टिव एरर टू दी पेशेंट जो है ना वो मायोपिया भी है, हाइपरमेट्रोपिया भी है। मायोपिया में हमारे पास दूर की नज़र कमज़ोर है, हाइपरमेट्रोपिया में नीज नज़दीक की। जिनकी दूर की नज़र कमज़ोर होती है ना उन्हें कौन सा होगा, डाइवर्जेंट सिक्वेंट होगा। जिनकी नज़दीक की होगा, नज़दीक देखना तो आंखों को दरमियान में लाना पड़ेगा ना उसे, तो इसे हम कहेंगे ईजोट्रोपिया जो कन्वर्जेंस सिक्वेंट होगा, ठीक है। मसल जो ओवर वर्क कर जाती हैं। एस्टिग्मेटिज्म में वो कह रहे हैं हर एक्सिस में जो है ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका मुख्तलिफ होगा। अकोमोडेशन 3 डी रेंज वो कह रहा है लीड टू सिक्वेंट की तरफ वो हमें लीड कर देता है। तो दो सेंटर, कन्वर्जेंस सेंटर हो सकता है, एक डाइवर्जेंस सेंटर होता है। फ्यूजन मैकेनिज्म फॉल्टी हो सकती है, इसके अंदर फोरिया चेंजेस है, बाकी वो कुछ भी नहीं है। और सबसे पहले असेसमेंट किस तरह करनी है, ऑन सेट इलनेस, हेड इंजरी देखनी है, फैमिली हिस्ट्री में तो नहीं है, और ये फैमिली में भी रन करता है कुछ लोगों एग्जामिनेशन में क्या विजुअल एक्टिविटी कम होती है, एक्स्ट्रा करिकुलर मसल चेक करनी है, कवर अनकवर टेस्ट चेक करनी है, मेजर द एंगल ऑफ डेविएशन आपने चेक करनी होती है। और यहाँ पे वो कहते हैं हर्ष पर कॉर्नियर रिफ्लेक्स टेस्ट जो है ना वो आपने कर लेना होता है, तो आपको पता चलता है। प्रिज्म कवर टेस्ट भी आप कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। बाकी हमने देखा कि हमारे पास और क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, आपने रिफ्लेक्टिव एरर को ठीक करने के ग्लासेस यूज़ करने हैं, एम्बलायोपिया की करेक्शन करनी है, एक आंख पे पट्टी मान दो दूसरे पे, ये ठीक है। फिर बाईफोकल ग्लासेस और सर्जरी, आपने रिसेक्शन और अब कॉमिटेंट में दो टाइप्स हैं, ईजोट्रोपिया, एक्सोट्रोपिया। ईजोट्रोपिया में हमारे पास क्या है, कंजेनिटल है और एक्वायर्ड भी हो सका। ये देख रहे हो, ईजोट्रोपिया की अंदर की तरफ आँख आ रही है, ठीक है, इसको हम कहेंगे ईजोट्रोपिया। देख रहे हो, ईजोट्रोपिया अंदर की तरफ है, एक्सोट्रोपिया बाहर की तरफ है। ऊपर की तरफ है तो हाइपरट्रोपिया होगा, नीचे की तरफ आएगा तो हाइपरट्रोपिया। ये बड़ी एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, देख रहे हो, ये ईजो है, ये बाहर की तरफ आ रही है एक्सो है, ये नीचे की तरफ है हाइपो है, और ये ऊपर की तरफ आँख जा रही है तो हाइपरट्रोपिया होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास होते हैं, थोड़ा सा एक कंसेप्ट है। वो फुली अकोमोडेटिव भी हो सकती है, पार्शली अकोमोडेटिव भी हो सकती है। बाकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस में वगैरह सिक्स नर्व की पालिसी हो जाती है, ट्रीटमेंट में हमने सर्जरी करनी है, ऑर्थोपेडिक जो है ना वो कर लेनी है। सर्जरी के ज़रिए सिक्स नर्व जो है ना पालिसी उसको ठीक करना था, लेटरल लेक्टस जो कि इन्वॉल्व है। अच्छा, लेटरल लेक्टस को सिक्स नर्व करती है, सुपीरियर ओब्लिक को फोर करती है, बाकी सब मसल को जो है ना वो ऑल अदर को वो थर्ड क्रेनियल नर्व सप्लाई करती है। ये भी एक MCQs है, ठीक है। नॉन कॉमिटेंट स्क्विड में कह रहे हैं नॉट इक्वल एंगल में एंगल डिफ्रेंशिएशन होती है, इसमें पैरालिटिक भी होती है, रिस्ट्रिक्टिव भी हो सकती है। पैरालिटिक में हमारे पास जो क्रेनियल नर्व है 3, 4 और 6 इन्वॉल्व है। न्यूरोजेनिक में कह रहे किसी को अगर मैस्थीनिया ग्रेविस है ना तो वो। इनकॉमिटेंट का देखो ना, एक आँख
बाहर की तरफ है, दूसरी अंदर की तरफ है, तो ये इनकॉमिटेंट है। एक आँख अंदर की तरफ है, ठीक है, मतलब इसका जो है ना वो, ये पिक्चर थोड़ी सी देख लो आप। लेफ्ट आई इज़ोट्रोपिया, ठीक है, जब उसको करेक्ट किया ग्लासेस के ज़रिए। ये हमारे पास कौन सी है? लेफ्ट आई कन्वर्जेंट सिक्वेंट, ठीक है, अंदर की तरफ आ रहा है ना हमारे पास। फिर ये देखो, एक दफ़ा ये इधर आ रही है, दूसरी दफ़ा ये इधर आ रही है, तो इसे हम कहेंगे अल्टरनेटिव इज़ोट्रोपी, मतलब दोनों तरफ अंदर ही आ रही है लेकिन अल्टरनेटिव है, ठीक है। अल्टरनेटिव कन्वर्जेंट सिक्वेंट, इसे हम अल्टरनेटिव इज़ोट्रोपिया कहेंगे। ये देखो, दोनों तरफ कभी ये आँख बाहर जा रही है, कभी ये जा रही है, तो अल्टरनेटिव एक्सोट्रोपिया हो गया। फिर इसको हम अल्टरनेटिव कहेंगे, ठीक है। तो थर्ड नर्व की पॉलिसी जो है ना वो शो करेगी हमारे पास, ये देखो, थर्ड नर्व पर शो डाइवर्जेंट सिक्वेंट। डाइवर्जेंट सिक्वेंट जो है ना वो हमारे पास थर्ड नर्व की पॉलिसी होता है। तो सुपीरियर रेक्टस LR6 होता है ना, तो लेटरल रेक्टस जो है ना वो हमारे पास क्या करता था, इसको खींच लेगा, वो मतलब ठीक है। SO4 सुपीरियर ओब्लिक भी हमारे पास ठीक है, तो वो इसको ऊपर की तरफ खींच रहा है, ठीक है। तो अपवर्ड और लेटरल रेक्टस ठीक है, बाकी सारे मसल इसके ख़राब हैं, तो इसका मतलब है ये इसका हमारे पास थर्ड नर्व पाल्सी है, जिसकी वजह इसकी एडक्शन नहीं हो पा रही ना, जिसकी वजह से। अब यहाँ पे देखो, ये देखो, ये अंदर की तरफ आ रही है, कभी ये अंदर की तरफ, ये कभी ये, मतलब लेटरल प्रैक्टिस का फंक्शन जो है ना वो लॉस हुआ है, जो इसने खींच के रखना, तो इसकी वजह से मीडियल वाला ने इसके, तो हमारे पास 6 नर्व की पॉलिसी हमारे पास ये होगी। अब नॉन पैरालिटिक सेगमेंट और हमारे पास पैरालिटिक, नॉन पैरालिटिक में हमारे पास ग्रेजुअल और कंजेनिटल भी होती है, ठीक है, और ड्यूरिंग चाइल्डहुड होती है नॉन पैरालिटिक। इनफ्रीक्वेंट वहाँ पे बाकी डिप्लोपियन इनफ्रीक्वेंट होता है, ये मतलब ना होने के बराबर है, ठीक है, और लिमिटेशन ऑफ द मूवमेंट नहीं होती इसके अंदर, वो रियली मैंने आपको बता दी है। बाकी आपने पैरालिटिक का दूसरा नाम क्या था? इनकॉमिटेंट जो है ना वो पैरालिटिक थी, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे इनकॉमिटेंट, मतलब PIC से याद कर लो ना। इनकॉमिटेंट जो है ना वो हमारे पास पैरालिटिक होती है। इनकॉमिटेंट सिक्वेंट हमारे पास पैरालिटिक सिक्वेंट की निशानी है। बाकी ये देखो, राइट आई की थर्ड नर्व की पॉलिसी की वजह से इस तरफ चली गई है, ये हमारे पास थर्ड नर्व की पॉलिसी है, ये भी थर्ड नर्व की पॉलिसी की वजह से हमारे पास है। बाकी अगर फोर्थ नर्व की हमारे पास पॉलिसी होगी तो वो टिल्ट होगी टू अपोजिट साइड। फोर जो है ना, फोर नर्व की पॉलिसी में हमारे पास वो अपोजिट साइड की तरफ उसका हेड टिल्ट होगा, ठीक। अब हमारे पास ये देखो, राइट जो है ना वो हमारे पास प्राइमरी पोजीशन नज़र आ रही है, बाकी और ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर हमारे पास जो है ना वो फोर्स डक्शन टेस्ट के बारे में थोड़ी सी हो जाती है, अगर तो पैरालिटिक है या रिस्ट्रिक्टिव है तो कैसे पता चलेगा। तो फोर्स डक्शन टेस्ट जो है ना वो हमारे पास पैरालिटिक में पॉजिटिव है और हमारे पास रिस्ट्रिक्टिव में नेगेटिव है, ठीक है। क्योंकि अगर वो क्या कैसे हम देखते हैं, ख़राब आँख में एनेस्थीसिया दे दो, फिर फोर्सेप के ज़रिए हम उसको आगे पीछे करते हैं, अगर तो हिल रही है तो मतलब कोई नर्व पैरालिसिस है, अगर वो ना हिले तो मतलब कोई मसल की फाइब्रोसिस है, ठीक है। तो पैरालिटिक में हम फोर्स डक्शन करेंगे तो वो हिलेगी, ठीक है। अगर फाइब्रोसिस है तो फाइब्रोसिस उसको अकड़ा के रखेगी, ठीक है। तो फाइब्रोसिस की वजह से वो हमारे पास क्या होगा, वो अकड़ के रहेगी और जितना मर्जी जोर लगा लो वो हमारे पास नहीं हिलेगी, ठीक। इंट्राकुलर प्रेशर में हमारे पास यहाँ पे IOP कांस्टेंट रहेगा, यहाँ पे हरकत करते हुए इंट्राकुलर प्रेशर बढ़ जाएगा। फिर स्केटिक वेलोसिटी चेक में यहाँ पे पैरालिटिक होगी, जबकि यहाँ पे स्केटिक नॉर्मल होगी। रिस्ट्रिक्टिव के अंदर हमारे पास वेलोसिटी जो है ना वहाँ पे क्या है, पैरालिटिक में हमारे पास वेलोसिटी चेक कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास नॉर्मली होगी, कोई इतनी ज़्यादा नहीं है। फिर मूवमेंट में प्राइमरी डेविएशन स्कैंडी डेविएशन हो गया, कॉम्पिटेंट सेगमेंट में प्राइमरी स्कैंडी के बराबर होता है, इनकॉम्पिटेंट में स्कैंडी डेविएशन ज़्यादा होती है प्राइमरी डेविएशन की, ठीक है। बाकी थर्ड नर्व पाल्सी हो गया, पार्शियल या कंप्लीट होता है, इन्वॉल्व पीपल होगा। फोर्थ नर्व पाल्सी सुपीरियर ऑब्लिक जो है ना वो फोर्थ नर्व पाल्सी में हेड जो है ना इसकी टिल्टिंग हो जाती है टुवर्ड दी अपोजिट साइड। ये मैंने बता दिया, बस दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर होपफुली। अब इनकॉम्पिटेंट का दूसरा नाम पैरालिटिक है और कॉम्पिटेंट का हमारे पास है नॉन पैरालिटिक, PIC से याद रख लो, ठीक है। पैरालिटिक इनकॉम्पिटेंट सिक्वेंट होगा, बस ये बात याद है तो आपका सारा हो गया। थैंक यू सो मच, रिमेंबर मी आंसर योर विशेस प्रेयर, अल्लाह हाफिज़। होपफुली ज़्यादा नहीं तो कुछ ना कुछ आपको अब आइडिया हो गया होगा, ठीक है। कॉम्पिटेंट इनकॉम्पिटेंट का नहीं भूलना आपने क्वेश्चन, और बाकी हाँ बस यही है, ठीक है। बाकी ये मसले अच्छे से याद कर लेना, और ठीक है। एस्टिग्मेटिज्म क्या होता है, वो दो फोकल पॉइंट अगर बन जाते हैं आँख के ऊपर तो उसको हम एस्टिग्मेटिज्म कहते हैं। और और मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, एमेट्रोपिया, ठीक है। एमेट्रोपिया में कोई इन फ्रंट हो गया या बिहाइंड दी में जा रही है, ठीक हो गया, ईजी है यार। बस कॉम्पिटेंट और वो वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है बाकी बंदे के लिए,
आसान हो जाती है। कॉमिटेंट में दोनों मूव करेंगे टुगेदर, इन कॉमिटेंट में दोनों मूव नहीं करते, ठीक है। तो बाकी में इज़ोट्रोपी हो सकता है, एक्सोट्रोपी हो सकता है, कांस्टेंट इंटरमीडिएट अकोमोडेटिव, और ईज़ो में हमारे पास होगा अकोमोडेटिव और नॉन अकोमोडेटिव। एक्सोट्रोपी में हमारे पास कांस्टेंट है या कभी इंटरमीडिएट होगी, पैरालिटिक होगी या रिस्ट्रिक्टिव होगा इन कॉमिटेंट में, ठीक है। मतलब जो दोनों मूव नहीं करेंगे टुगेदर। रिस्ट्रिक्टिव में ड्यू टू मसल की फाइब्रोसिस और स्कारिंग,